डियर स्टूडेंट्स, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी तंत्र के इस क्लास में आपका स्वागत है। एक लंबा क्रम चला है पारिस्थितिकी तंत्र के क्लास के अंतर्गत। उसी कड़ी में आज का क्लास जो समर्पित होगा हम लोगों का, वो फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम्स, पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य। पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य तो यद्यपि कि बहुआयामी है, लेकिन हर आयाम का एक बिंदु होता है और उस बिंदु से उस आयामों की शुरुआत होती है। पारिस्थितिकी तंत्र भी इस नियम का अपवाद नहीं है। तो आज के क्लास में जिन तथ्यों का हम लोग वर्णन करने जा रहे हैं, वो तथ्य ये है कि पारिस्थितिकी तंत्र का, इकोसिस्टम्स का वो कौन सा बिंदु है, वो कौन सा पॉइंट है जिसके आधार पर उसके सारे कार्य संपादित होते हैं। ठीक है। और इस बिंदु को आज के क्लास में समझने के बाद हम इससे जुड़े हुए जितने इकोसिस्टम्स के कार्य हैं, जैसे खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे, खाद्य संरचना के बारे में पढ़ेंगे, या उससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं या इकोसिस्टम के कार्य हैं उसको पढ़ेंगे। लेकिन आज का क्लास केवल और केवल इस तथ्य पर आधारित होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र का वो कौन सा बिंदु है जिस बिंदु से उसके सभी कार्य निकलते हैं या उदित होते हैं। ठीक है। तो इस क्रम में अगर देखिए तो पाएंगे आप कि जो पारिस्थितिकी है, जो इकोसिस्टम्स है, ये एक वृहद संकल्पना है, एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है। ठीक है। ये कोई छोटा मोटा संकल्पना नहीं है। और इस वृहद संकल्पना की अपनी कार्य प्रणाली है, एक वर्क सिस्टम है। और ये जो इसकी अपनी कार्य प्रणाली है, इस कार्य प्रणाली के अंतर्गत जैव संरचना का निर्माण किया जाता है। ठीक है। और इस जैव संरचना का जो निर्माण किया जाता है, तो इसका आधार होता है ऊर्जा। क्या होता है? ऊर्जा यानी एनर्जी। पहले इसको समझ लेते हैं कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो इकोसिस्टम्स है, वो वास्तव में है क्या चीज। तो एक ब्रॉड कंसेप्ट है, एक वृहद संकल्पना है। और ब्रॉड कंसेप्ट या वृहद संकल्पना जब हम बात बोलते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि ये एक पक्षीय नहीं है बल्कि बहुपक्षीय है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? वर्क ऑफ इकोसिस्टम्स या फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम्स, कि इकोसिस्टम कार्य क्या करता है। तो कोई भी कार्य होता है, उस कार्य के बहुत सारे पक्ष होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले कि एक मोटरसाइकिल आपके पास है, उस मोटरसाइकिल के बहुत सारे पार्ट हैं और हर पार्ट का अलग अलग कार्य निर्धारित है, लेकिन सभी पार्ट जिस बिंदु से संचालित होते हैं, वो बिंदु उसका इंजन है। जो इंजन में दहन होता है पेट्रोल का, और उससे जो ऊर्जा निकलती है, वही ऊर्जा मोटरसाइकिल के सारे पार्ट्स को संचालित करता है। तो जो आंतरिक दहन इंजन हुआ और जिससे ऊर्जा जो निकली, वो मोटरसाइकिल के चलने के वृहद संकल्पना का केंद्र बिंदु है। अगर वो कार्य संपन्न नहीं होगा
तो फिर मोटरसाइकिल का वृहत संकल्पना समझ में नहीं आएगा या संपादित नहीं होगा कह लीजिए। तो ठीक इसी प्रकार से हम जब पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये एक लार्ज कंसेप्ट है, जिसका अर्थ हुआ कि इस पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत सारे कार्य संपन्न होते हैं, एक दो कार्य संपन्न नहीं होते हैं। लेकिन यह जो वृहत कार्य है, वृहत संकल्पना है, उसका जो वर्क प्रोसेस है, वो वर्क प्रोसेस का बुनियाद क्या है, बेस क्या है, आखिर किसके लिए वो काम करता है। तो वो सिर्फ एक चीज के लिए काम करता है पारिस्थितिकी तंत्र, और वो क्या है कि जीवन का निर्माण करता है, जैव का संरचना करता है, बायो फॉर्मेशंस करता है। ये दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि जीवन को उदित करता है, जीवन को पैदा करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो जैव संरचना का निर्माण करता है वो कैसे करता है। तो वो एक बिंदु है जिस बिंदु को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा यानी एनर्जी। दूसरे शब्दों में छात्रों आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उस पारिस्थितिकी तंत्र का जो मूल बिंदु जिससे सारा पारिस्थितिकी तंत्र चलता है वो बिंदु है ऊर्जा, एनर्जी। क्लियर? तो हमें इसी से अपनी बात को आगे बढ़ाना है। अब देखिए ये जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो आप फौरन बोल दीजिएगा कि इसका स्रोत हमारी पृथ्वी पर, हमारी धरती पर जो है वो कौन है। वेरी गुड। तो आप एकदम बोल दीजिएगा क्या, सूर्य, द सन। यहां पर एक तथ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आमतौर पे ऊपरी तौर पे ये पढ़ लिया जाता है कि सूर्य ही जो है वो एकमात्र स्रोत है पृथ्वी पर ऊर्जा का। तकनीकी रूप से ये कहना उचित नहीं है, सामान्य रूप से ये कहा जा सकता है, लेकिन टेक्निकली अगर देखिए तो सूर्य के साथ साथ दो और ऐसे स्रोत हैं जो अल्प मात्रा में ही सही, सूर्य के समान नहीं, लेकिन पृथ्वी पर ऊर्जा के स्रोत हैं। और वो क्या है, तो उसमें दूसरे नंबर पर आता है भूतापीय ऊर्जा। क्या चीज? भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा। और दूसरा जो आता है, तीसरा सॉरी, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रह्मांडीय विकिरण, यानी कॉस्मिक रेडिएशंस। ठीक है, तो महत्वपूर्ण सोर्स तो सूर्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अल्प मात्रा में भूताप से, यानी भूमि का जो तापमान बढ़ता है या भूमि से जो प्रत्यावर्ती ऊर्जा, वो भी सूरज ही का ऊर्जा है, या भूमि के अंदर ज्वालामुखी के अंश पाए जाते हैं, वो कभी फूट गया तो वही भूतापीय ऊर्जा के रूप में माना जाएगा। और तीसरा कि जो हमारा कॉस्मोस है, हमारा ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में जो हमारा सोलर सिस्टम है वो एक परिवार है, एक फैमिली है। ऐसे ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं जो अनलिमिटेड है। उसकी कितनी संख्या है ये कहना काफ़ी मुश्किल है, और इसका क्षय और निर्माण दोनों की प्रक्रिया कंटिन्यूअस चलती रहती है। तो दूसरे जो सोलर सिस्टम्स है या दूसरे जो सौर परिवार हैं, हमारे सौर परिवार के समान, या दूसरा तारों का जो समूह है, ठेठ भाषा में कहिए ऐसे, सूरज भी हमारा तारा है, उसका एक परिवार है। तो हमारे सूरज का जो परिवार है, हमारे सूर्य नामक तारे का जो परिवार है, ऐसा परिवार और भी बहुत सारे हैं, यानी और भी बहुत सारे तारे हैं। तो उससे जो रेज निकलते हैं उसको हम लोग, या उससे जो रेडिएशंस होता है उसको हम लोग ब्रह्मांडीय विकिरण के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से छात्रों ये तीन स्रोत हैं ऊर्जा के हमारे पृथ्वी पर। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए कि इस ऊर्जा का जो ये हमने नाम लिया,
इस ऊर्जा का क्रियाविधि क्या है, इसको हमको समझना होगा। मैकेनिज्म क्या है। तो अगर क्रियाविधि पर दृष्टि हम लोग डालें इसके एनर्जी का, तो ये क्या करता है कि ये जो सौर ऊर्जा है या ऊष्मा है, वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, क्या चीज, वेरी गुड, प्रकाश संश्लेषण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, इसके माध्यम से एक रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। और ये जो रासायनिक ऊर्जा में सौर ऊर्जा परिवर्तित होती है, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमास। क्या बोलते हैं, बायोमास। तो ये जो बायोमास होता है, ये पादप में उत्पन्न होता है। किसमें, पादप में उत्पन्न होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक उत्पाद। प्राथमिक उत्पाद। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ये जो ऊर्जा है, एनर्जी है, इस ऊर्जा, इस एनर्जी की लिखिएगा बाद में, पर समझिए ना इसको। ये ऊर्जा, ये एनर्जी है, इसकी क्रियाविधि क्या है, मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म ये है कि जो सौर ऊर्जा है वो एक प्रोसेस में भाग लेता है। वो प्रोसेस क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण बायोलॉजी में आप पूर्व में पढ़ चुके हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ पर एलोबरेट कर देते हैं कि एक प्रक्रिया है जो पादपों के, पौधों के पत्तियों में संपन्न होता है। पौधों के पत्तियों में किस प्रकार से संपन्न होता है, तो पौधों के पत्ती में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। अब पत्ती में ये क्लोरोफिल, जिसका रंग हरा होता है और इसमें मैग्नीशियम होता है, वो उपस्थित होता है। और जब सूर्य का प्रकाश को वो अवशोषित करता है और साथ ही साथ बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और अपने जड़ से जल को लाता है, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये तीन चीजें आपस में रिएक्शंस करती हैं। और रिएक्शंस करके जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है और वो रासायनिक परिवर्तित होकर करके ग्लूकोज या मंड में चेंज कर जाता है। ठीक है। और इसके पश्चात फिर बाई प्रोडक्ट भी निकलते हैं, उप उत्पाद भी निकलते हैं। तो बाई प्रोडक्ट क्या निकलते हैं, तो सबसे पहला ऑक्सीजन निकलता है, दूसरा जल वाष्प निकलता है। और ये दोनों जो है पत्तियों के माध्यम से वातावरण में जो है वो निकल जाते हैं। तो ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है जो मैंने अभी अभी आपको बताया, इसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। और ये वो प्राथमिक कार्य है जो इस संसार को चलाने के लिए अनिवार्य है। अगर ये बंद हो जाएगा तो फिर सारी व्यवस्थाएं बंद हो जाएगी। इतनी महत्वपूर्ण बात है। और इस व्यवस्था को चलाने का स्रोत क्या है, तो ऊर्जा है। और ऊर्जा कौन सा ऊर्जा, तो सौर प्रकाश। इसी से आप सूरज का इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। अब देखिए कि ये जो बनाता है, यानी CO2 जो कन्वर्ट किया ग्लूकोज में, उसको बायोमास बोलते हैं। ठीक है। यानी ऐसा चीज जो बाई प्रोडक्ट के रूप में उत्पन्न होकर के पौधे में बना रहा। एक तो बाई प्रोडक्ट निकल गया ऑक्सीजन और जलवाष्प के रूप में बाहर। पौधे में जो बचा बाई प्रोडक्ट, जो इस क्रियाविधि से, इस मैकेनिज्म से बना था, उसमें एक प्रोडक्ट ऐसा है बायोमास जो उसी में रह गया।
अब देखिए कि ये जो बायोमास है इस पर हम लोग आते हैं। तो ये जो बायोमास है ठीक है ना, इसके दो रूप आपको दिखाई पड़ेंगे। कितना? दो रूप। एक श्वसनीय रूप और दूसरा संचित रूप। मतलब यह हुआ कि श्वसनीय रूप में क्या होता है कि पादप स्वयं उसका उपभोग करता है, स्वयं उपभोग करता है। बात समझ में आ रही है? करता है, ये एक पक्ष हुआ। और दूसरा ये हो गया कि संचित कर, बायोमास को संचित कर अपने आकार में वृद्धि करते हैं। और ये जो अपने आकार में वृद्धि करते हैं तो इसका उपभोग दूसरा प्राणी करता है ना। आई जो दूसरा प्राणी करता है इसको द्वितीय उपभोक्ता बोलते हैं, द्वितीय उपभोक्ता बोलते हैं। तो अब देखिए एक बाई प्रोडक्ट जो था, लिखिएगा ना बाद में, पहले समझिए ना इसको। चीज़ें ऐसी हैं कि अगर ढंग से समझ लिया जाए तो हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, क्लास का इंपॉर्टेंस ये है। और अगर प्रोफेशनलिज्म की तरफ पढ़िएगा तो फिर समय आपका बर्बाद हो रहा है। हम 5 मिनट छोड़ देंगे, लिख लीजिएगा, ये स्नैप ले लीजिएगा, पहले चीज़ों को समझिए। तो यहाँ पर आइए कि जो फोटोसिंथेसिस था उसका बाई प्रोडक्ट पर हम लोग को ध्यान देना है। तो 3 बाई प्रोडक्ट निकल रहे थे, बहुत गौर से समझिए इसको। 2 बाई प्रोडक्ट पौधे से बाहर चला गया, जिसमें एक था ऑक्सीजन और दूसरा था जलवाष्प। तो ऑक्सीजन दूसरे जीवन को आगे बढ़ाने का आधार बन गया, यानी पादप के अतिरिक्त जो दूसरे जीव हैं यानी जंतु, वो बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते हैं। तो उस तरीके से उसके एक बाई प्रोडक्ट से एक दूसरा जीव समूह का अस्तित्व संभव हो पाया और ये अंतर संबंधित हो गए। एक तो ये हो गया। दूसरा कि उसका जो आंतरिक बाई प्रोडक्ट था, उप उत्पाद था, वो बायोमास के रूप में कन्वर्ट कर गया। अब इस बायोमास का, यानी इस बायोमास को आप बोलिए खाना, जो पादप अपने लिए खाना बनाता है उसको बायोमास के नाम से जाना जाता है। तो इस खाने का उपयोग पादप 2 रूपों में करता है। एक, अपने शरीर को ऊष्मा देने के लिए ताकि उसकी वृद्धि हो सके, उसके सारी कोशिकाएं, उसके सारे ऊतकों का निर्माण होता रहे, टूटी फूटी कोशिकाओं या ऊतकों का मरम्मत होता रहे। तो पुरानी कोशिकाओं या टूटी फूटी कुछ कोशिकाओं के लिए मरम्मत का कार्य हो या नवीन कोशिकाओं का निर्माण हो, ये दोनों चीज़ों के लिए ऊष्मा चाहिए। तो पेड़ पौधे भी ये ऊष्मा कैसे? श्वसन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो जो वो भोजन बायोमास के रूप में बनाया तो उसको तोड़ करके अपने श्वसन के माध्यम से
उसके टूटे हुए जो एटीपी से एनर्जी मिलती है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, फिर लास्ट में टूट जाता है। जब पौधा श्वसन करता है तो उस श्वसन के माध्यम से जो उसका बायोमास का कुछ पार्ट है वो टूट करके कन्वर्ट किस में हो जाता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी के रूप में, और उससे उसको ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा से अपने कोशिकाओं या उत्तकों का वो मरम्मत करता है या फिर नए कोशिकाओं या नए उत्तकों का निर्माण करता है। तो पादप का अपने बायोमास का जो अपने लिए प्रयोग करने की प्रक्रिया है उसको हम लोग श्वसनीय रूप बोलते हैं, रेस्पिरेटरी स्टेप बोलते हैं, जिसके माध्यम से अपने द्वारा बनाए गए खाना को वो खाता है और अपनी वृद्धि करता है। लेकिन जितना वो खाना बनाता है सब खा नहीं जाता है, सब श्वसनीय रूप में प्रयुक्त नहीं करता है, बल्कि उसका अधिकांश भाग वो संचित कर देता है। तो संचित जो करता है तो उससे क्या होता है कि वही संचित भाग उसके तनों में वृद्धि करती है, उसकी शाखाओं में वृद्धि करती है यानी उपतना में, उसके पत्तियों की संख्या को बढ़ाती है, उसमें फलों और फूलों का निर्माण करती है, और एक छोटा सा पादप एक वृहद संरचना का रूप ले लेता है। तो जब पौधा ये वृहद संरचना का रूप ले लेता है तो ये उसका संचित बायोमास ही है, ये उसका संचित जीव द्रव्य ही है, और फिर इसका प्रयोग कौन करते हैं, तो प्राणी करते हैं। यानी प्राणी उसको खाते हैं जिसके माध्यम से उनके कोशिकाओं और उत्तकों का निर्माण होता है और टूटी फूटी कोशिकाओं और उत्तकों का मरम्मत होता है। तो इस तरीके से जो पादप प्राणी पर आधारित होते हैं वो द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं, और इस ढंग से एक चैन जो है चलना शुरू हो जाता है। बात समझ में आई? तो ये वो बुनियादी कार्य प्रणाली है जिसके बारे में हमको बताना था, और ये वो बिंदु है कि जो वृहद संकल्पना है पारिस्थितिकी तंत्र का, उसका ये आरंभिक कार्य है, बेसिक वर्क है। अगर ये वर्क नहीं होगा तो फिर हम कोई भी काम नहीं कर सकते। अब देखिए इससे जुड़ी हुई जो बातें हैं, एक चीज वो है कि पारिस्थितिकीय उत्पादकता, सॉरी, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, ये इसी से जुड़ा हुआ टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, जिसे हम लोगों को आज के क्लास में समझना है। तो इसका क्या है कि ये है क्या चीज, तो प्रति इकाई सतह प्लस प्रति इकाई समय पर जो है ऊर्जा की संचित मात्रा, ऊर्जा की संचित मात्रा,
इसी को हम लोग जो है वो ग्राम ऑब्लिग मीटर स्क्वायर ऑब्लिग दिन में इसको मापते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मैथमेटिकल इक्वेशंस है जिसके माध्यम से पारिस्थितिकीय उत्पादकता इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी को समझा जा सकता है। सबसे पहले शब्द के आधार पर समझते हैं कि क्या है। तो जब पारिस्थितिकीय उत्पादकता इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि पारिस्थितिकी में क्या पैदा होता है, क्या बनता है। तो बनता क्या है, तो जैव द्रव्य बनता है, बायोमास बनता है, एक सीधा सा जवाब हो जाता है। लेकिन उस बायोमास को मापा कैसे जाता है, तो उस बायोमास के जो मापने के लिए शब्दावली है उसी शब्दावली को हम लोग इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में के इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी पारिस्थितिकीय उत्पादकता एक ऐसी शब्दावली है जिस शब्दावली से के माध्यम से हम लोग बायोमास को या जैव द्रव्य को मापते हैं, या दूसरे शब्दों में प्राथमिक जैव द्रव्य को मापते हैं। अब कैसे साहब, तो वो देख लीजिए कि प्रति इकाई सतह का आमतौर पे होता है मीटर, जो सबसे नापने का सबसे जो छोटा यूनिट्स है वो क्या होता है, मीटर। और दूसरा क्या होता है, समय, है ना। तो हम लोग ये मीटर स्क्वायर और समय, ये दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो प्रोडक्ट पैदा होगा वो किस में नापा जाएगा, ग्राम में। तो इस तरीके से इसकी थ्योरी क्या हो गई, ग्राम प्रति मीटर प्रति दिन। यानी 24 घंटे के अंदर, ऐसे आप समझिए ठेठ भाषा में, 24 घंटे के अंदर 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में जितना बायोमास का निर्माण होता है उसी को हम लोग पारिस्थितिकीय उत्पादकता बोलते हैं। क्लियर? यस सर। अब देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है कि ये जो पारिस्थितिकीय उत्पादकता है ये सभी जगह एक समान नहीं है, सभी जगह एक समान नहीं है। तो उसमें जो असमानता है उसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। तो इसमें जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, जो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है, जाहिर सी बात है पादप बनने के सारी परिस्थितियां यहां ज्यादा उपलब्ध हैं। तो यहां जो होता है वो पारिस्थितिकीय उत्पादकता इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी वो सर्वाधिक होता है, सबसे ज्यादा यही होता है। और ये सर्वाधिक कितना होता है, तो 2000, कितना, 2000 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर और प्रति दिन, सॉरी प्रति ईयर। ठीक है, ये तो हुआ ये। लेकिन जो औसत है, एक दूसरा डेटा है औसत, मतलब हम पूरे अगर इस पृथ्वी को
पृथ्वी के सारे भूभाग का एवरेज निकाले तो वो निकलता है 320 320 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि हम लोग भूमध्य रेखा की तरफ अगर हैं, इक्वेटर के तरफ हैं, तो सर्वाधिक पारिस्थितिकीय उत्पादकता प्राप्त होगी। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ दोनों गोलार्ध में बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे पारिस्थितिकीय उत्पादकता कम होती चली जाएगी और ध्रुव पर न्यून हो जाएगी। तो इस ढंग से जो इक्वेटर है, जहां वर्षावन, विषुवतीय रेखीय वर्षावन या उष्णकटिबंधीय वर्षावन ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ वर्ष में पारिस्थितिकीय उत्पादकता सर्वाधिक है। लेकिन ये जाकर के इक्वेटर ध्रुव पर, पोल पर एकदम न्यून हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में एवरेज पूरे हम लोग पृथ्वी का निकाल लेते हैं, तो प्रति वर्ष उत्पादकता कितनी आती है? 320। ठीक है, अब देखिए इसी से संबंधित दो टर्मोलॉजी और है जो आपको जानना और समझना है, और तब आप पूरा समझ जाइएगा। वो क्या है कि सकल प्राथमिक उत्पाद, इससे जो जुड़ी हुई दूसरी बात है, उसमें दो टर्मोलॉजी है, सकल प्राथमिक उत्पाद। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्राइमरी, वेरी गुड, प्राइमरी प्रोडक्ट। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बोलेंगे? वेरी गुड, जीपीपी। एक ये पढ़ना है, और दूसरा शुद्ध प्राथमिक उत्पाद। शुद्ध प्राथमिक उत्पाद, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेट प्राइमरी, वेरी गुड, प्राइमरी प्रोडक्ट, यानी एनपीपी। तो अब ये देखते हैं कि ये क्या है साहब, बात समझ में आ रही है? एक प्रकार का आप समझ लीजिए कि इकोसिस्टम में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं आप। हम लोग याद कीजिए, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़े हैं? जीडीपी, जीएनपी और जीएनपी पढ़े हैं, फिर एनएनपी पढ़े हैं, फिर राष्ट्रीय आय पढ़े हैं। तो ये इकोनॉमिक्स की टर्मोलॉजी है, तो उस टर्मोलॉजी का प्रयोग हम लोग इकोलॉजी में कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसका मतलब कि उत्पादकता की तरफ ये इशारा कर रहा है। तो बड़ा सिंपल से चीज़ है, अगर एक बार जान लीजिएगा तो हमेशा आपको याद रहेगा। ये सकल प्राथमिक उत्पाद जो इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी से जुड़ा हुआ शब्द है, इसका मतलब हुआ कि पादप का कह लीजिए कि पादप द्वारा कुल उत्पादन, पादप द्वारा कुल उत्पादन, ठीक है। और शुद्ध जब हम बोलते हैं तो इसका होता है कि पादप द्वारा शोषण के बाद, शोषण के बाद बचा उत्पाद या बचा बायोमास कह लीजिए, उसको हम लोग नेट प्राइमरी प्रोडक्ट बोलेंगे। तो समझने के अंदाज में समझते हैं, एक छोटी सी बात है कि इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, पारिस्थितिकीय उत्पादकता के अंतर्गत जो सकल प्राथमिक उत्पाद है, जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि पौधे ने जितना बायोमास बनाया, पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाया गया पूरा का पूरा बायोमास, ठीक है।
पूरा का पूरा बायोमास। तो पूरा का पूरा बायोमास जो होगा वो सकल प्राथमिक उत्पाद कहलाएगा। अब पौधा उसमें से कुछ खाएगा भी, यानी यूज़ भी करेगा। तो यूज़ कैसे करता है? श्वसन के माध्यम से जो बायोमास है उसको एटीपी में तोड़ कर करके अपने लिए उपयोग कर लेता है। तो उसका श्वसनीय उपभोग को अगर माइनस हम कर देते हैं किस में? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट में, यानी सकल प्राथमिक उत्पाद में, तो जो बचा हुआ उत्पाद होता है श्वसन के बाद, उसी को शुद्ध प्राथमिक उत्पाद किसका? पारिस्थितिकीय उत्पादकता का बोलते हैं, यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्ट इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी का बोलते हैं। तो इतनी सारी बातें आपको पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य के आज के क्लास में जाननी थी। हमने शुरू में ही आपको कहा था कि आज के क्लास में क्या जानना है। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र का कार्य है उसका आरंभिक बिंदु कौन था? तो ऊर्जा था। ऊर्जा का रूप ऊष्मा के रूप में निकलता है और बायोमास बनता है। तो इसी तक केंद्रित था छात्रों। अब इससे जुड़ी हुई जो अन्य पदावलियाँ होंगी जिसको हम लोग खाद्य संरचना, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग अगले क्लास में अध्ययन करेंगे। हमें ऐसा लगता है कि आपको ये प्राथमिक कार्य पूरी तरीके से समझ में आया होगा। हम अगले क्लास में नए विषयों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।